हाय बच्चों, आज हम लोग एक न्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये सीरीज चली हुई है बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे आप अच्छी स्कोरिंग कर सकें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन। तो देखिए इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन को मैंने लिया है, यहाँ पर सॉल्यूशन से रिलेटेड है जो आपकी फर्स्ट यूनिट है। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, ए वाला ऑप्शन तभी हम करेक्ट करेंगे जब असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हों और जो रीजन है बेटा वो एक्सप्लेन करता हो असर्शन को। अगर मान लीजिए इन केस ऑफ असर्शन तो सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट है, बट रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो आप बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ठीक है ना। सी वाला तब होगा जब असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। असर्शन करेक्ट हो और रीजन इनकरेक्ट हो तो क्या करेंगे, सी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है ना। और डी वाला असर्शन जब इनकरेक्ट हो और रीजन करेक्ट हो तब के लिए डी हम लगाएंगे, ठीक है। देखिए एक चीज़ बता दो बेटा कि जैसे अगर आपने देखा कि असर्शन रॉन्ग लग रहा है, इनकरेक्ट है, तो आंख मूंद करके डी पर टिक लगा दीजिए। क्या करेंगे, आंख मूंद करके डी पर टिक मार दो। आप क्यों टिक मार देंगे, क्योंकि असर्शन एक ही कंडीशन में इनकरेक्ट हो सकता है। यहाँ देखिए करेक्ट, यहाँ करेक्ट है ना, और यहाँ पर भी करेक्ट है असर्शन, सिर्फ अगर है तो डी वाले में इनकरेक्ट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। बीच बीच में मैं क्वेश्चन छोड़ भी दूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि आप सॉल्व करके उसको कमेंट बॉक्स पर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्यूशन उसका बताऊंगा। ओके, चलिए दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है बेटा, असर्शन कह रहा है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंजेज विथ टेम्परेचर, चेंजेज विथ टेम्परेचर। तो बेटा यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो मोलरिटी क्या होती है, टेम्परेचर से अफेक्टेड होती है। तो आपको पता ही होगा बेटा, जहाँ पर भी वॉल्यूम टर्म होगा वो टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा। और मोलरिटी के लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर वॉल्यूम टर्म है तो टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा। अच्छा, अगर दूसरा बात अगर पूछता कि मोलरिटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशनशिप है, तो ध्यान दीजिएगा वी जो होता है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। और ध्यान दीजिए जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होती है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कहने का सेंस हो गया बेटा, यहाँ पर कहने का सेंस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो ये तो सही करा है, असर्शन इज करेक्ट, बट मोलरिटी क्या करा, मोलरिटी इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इट इज़ टोटली रॉन्ग, है ना। रीज़न क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो बेटा मैंने क्या बताया था कि जब असर्शन सही हो रीजन इनकरेक्ट हो तो वहाँ पर हम लोग कौन सा ऑप्शन देते हैं, कौन सा ऑप्शन देते हैं बेटा, डू यू नो। तो वहाँ पर देंगे सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी पर टिक मार देंगे। देखिए पूरी को मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा, आप आराम से वीडियो को देखते चलिए और इसको लर्न भी करते चलिए। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे बेटा हम यहाँ बताते चलेंगे, ठीक है ना। तो जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि हमें नंबर जब अधिक लाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड एसेशन देखते बेटा क्या कह रहा है बेटा। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एसेशन में द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, है ना। सॉल्युबिलिटी कह रहा है गैस की, सॉल्युबिलिटी मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट में जितने गैस के अमाउंट डिज़ोल्व हो सकते बेटा वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। तो कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो इंक्रीज करेगी प्रेशर पर। तो ये सही बात कह रहा है। इसके लिए हेनरीज लॉ दिया भी गया है। हेनरी जी ने कहा है कि बेटा सॉल्युबिलिटी जो होगी प्रेशर जितना अप्लाई करेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। तो असर्शन इज करेक्ट, assertion is correct. रीजन क्या करा है, द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो सही कह रहा है, जो सोलिबिलिटी है वो क्या होती है बेटा, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही बेटा, दोनों सही है, assertion भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, देखिए असर्शन थर्ड में क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन असर्शन दिया एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर, ठीक है ना बेटा, रेदर देन
वार्म वाटर। तो बेटा ये सही बात है कि जो एक्वेटिक यानी जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं वो कोल्ड वाटर में क्या करते हैं, मोर कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे फिश वगैरह हैं तो क्या करती है, कोल्ड वाटर में बेटा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। ठीक है ना। अब पूछेंगे क्यों, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होगी बेटा वो घट जाती है। तो कोल्ड वाटर में क्या होगा, कोल्ड वाटर में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा, यानी जितना कोल्ड वाटर होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा गैस की बढ़ेगी। तो सही कह रहा है। और जब भैया गैस डिजॉल्व होगा, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा मिलेगा तो एक्वेटिक स्पीसीज क्या करेंगे, आराम से रह सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है बेटा, आगे देखिए कह रहा है कि डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट pH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है ना। तो कह रहा है कि डिफरेंट जो गैस होती हैं उनके लिए KH यानी हेनरी कांस्टेंट जो होता है वो सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट आता है। ठीक है ना, डिफरेंट प्राप्त होता है। तो बेटा रीजन भी सही ही कह रहा है, क्योंकि अलग अलग गैस के लिए सेम टेम्परेचर पर अलग अलग इसकी वैल्यू आती है। तो ये भी सही है। बट यहाँ कोल्ड वाटर को कह रहा है कि कोल्ड वाटर में क्यों कंफर्टेबल फील करते हैं, तो बेटा उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि कोल्ड वाटर में गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ये तो नहीं बता रहा है। तो कुल मिलाकर के एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो जब नहीं कर पाएगा बेटा, तो मैंने बताया था कि ऐसे सिचुएशन में जब रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं। असर्शन में क्या करा है कि नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फ्रॉम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, है ना, ये क्या करते हैं बेटा, HNO3 और वाटर जो होता है इसको कह रहा है कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाता है। अच्छा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या है? एजियोट्रॉप्स तो आपको बताया गया था बेटा कि ऐसे सॉल्यूशन होते हैं बेटा जो एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल करते हैं, उनका डिस्टिलेशन हम नहीं करा सकते। ठीक है ना, एक रेशियो पर पहुंचने के बाद एजियोट्रॉप्स बना लेते हैं। तो कह रहा है कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है, क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहता है, लेकिन वाटर के कांटेक्ट में आने पर क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बेटा असर्शन सही कह रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। रीजन, एजियोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। ठीक है ना, तो बेटा ये भी सही कह रहा है, लेकिन ये क्यों करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कहीं जिक्र नहीं किया है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो जब एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे हम लोग, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, फिफ्थ वाले क्वेश्चन को मैं देता हूँ, खुद आप इसका आंसर बताएंगे कि ए करेक्ट है कि बी कि सी कि डी। ठीक है ना, आप इसको कमेंट बॉक्स पर भेजिए, है ना, फिर मैं सही उसका आंसर भेजूंगा। ओके, चलिए, तो ये होमवर्क है आपके लिए बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए इसको देखते हैं। एन आइडियल सॉल्यूशन ओबेज हेनरीज लॉ। एक आइडियल सॉल्यूशन जो होता है बेटा, ये कह रहा है कि हेनरीज लॉ को फॉलो करता है। बेटा आइडियल सॉल्यूशन वे होते हैं, आपको बता दें, जो हेनरी को नहीं बल्कि किसको फॉलो करता है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है बेटा। किसको, राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो करते हैं उनको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो ये बेटा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया असर्शन। अब रीज़न क्या करा, मैंने पहले बता दिया था कि जहाँ असर्शन गलत हुआ आंख मूंद करके डी लिख दीजिए, क्योंकि एक ही कंडीशन में असर्शन गलत होता है। वैसे भी रीजन में क्या करा है, इन आइडियल सॉल्यूशन सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर सिमिलर टू द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सही करा है, रीजन फिलहाल तो करेक्ट है, रीजन करेक्ट है। ठीक है ना, लेकिन असर्शन रॉन्ग है। देखिए असर्शन रीजन से एक ये भी हमें फ़ायदा होता है बेटा कि यहाँ से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका MCQ भी बन सकता है, एक नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेटा कौन सा ऑप्शन लगाएंगे हम लोग, डी इज़ करेक्ट, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, यानी असर्शन इज़ इनकरेक्ट बट
रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। असर्शन करा कि अ रॉ मैंगो प्लेस्ड इन सैलाइन सॉल्यूशंस यूजेज वाटर एंड श्रीवेल इनटू पीकर, है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कह रहा है कि जब रॉ मैंगो को, कच्चा मैंगो को बेटा अचार बनाते समय जब हम उसको सैलाइन सॉल्यूशन रखेंगे, यानी नमक वगैरह के सॉल्यूशन में जब उसको रखेंगे पीकल को, तो यूजेज वाटर एंड श्रीवेल इनटू पीकल, यानी उसमें से वाटर क्या करता है बेटा, बाहर निकलने की वजह से क्या होता है, श्रीवेल वो सिकुड़ जाता है। तो ये रीज़न देना है क्यों, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस रॉ मैंगो श्रीवेल इनटू पीकल, यानी कहने का सेंस हो गया कि ये रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस करता है। रीजन कह रहा है कि ये रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस करता है। तो आपको बता दें कि ये जो होता है ये रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं है बेटा, बल्कि इसको बोलते हैं एक्जोस्मोसिस। एक्जोस्मोसिस, एक देखिए दो तरह का ऑस्मोसिस होता है। अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं तो उसको कहते हैं एंडोऑस्मोसिस, और अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे तो उसको कहते हैं एक्जोस्मोसिस। जैसे किशमिश को अगर हम पानी में रखें तो स्वेल कर जाता है, तो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ एंडोऑस्मोसिस। लेकिन वहीं पर अंगूर को बेटा चीनी या नमक के गाढ़े घोल में रखेंगे तो पिचक जाता है, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ एक्जोस्मोसिस। तो यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, रीजन इनकरेक्ट है, रीजन इज इनकरेक्ट। तो एसर्शन तो सही है बट रीजन क्या है, इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, सी। कौन सा होगा, सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं बेटा। इसमें क्या करा है, एसर्शन में करा है व्हेन ग्लूकोज इज एडेड टू वाटर एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। बेटा कह रहा है कि जब ग्लूकोज को वाटर में हम डिजॉल्व करेंगे, यानी वाटर अगर है उसमें हम ग्लूकोज को मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो आपको पता होगा कि जब किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि वेपर का फॉर्मेशन कम हो पाता है, ठीक है ना। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एसर्शन कुल मिलाकर के सही है। एसर्शन कैसा लग रहा है बेटा, सही लग रहा है, ठीक है ना। फिर कह रहा है द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉजेज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, गुड, ये भी सही कह रहा है बेटा। देखो होता क्या है कि जब बेटा आप नॉन वोलेटाइल को डिज़ोल्व करेंगे तो रियलिटी होता क्या है कि उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। और मैंने बताया था आपको शायद कभी कि वेपर प्रेशर जो होता है और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर, वाष्प दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, इवन रीजन असर्शन को डिफाइन भी कर रहा है। जब डिफाइन कर रहा है बेटा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए अब लोग 9 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। असर्शन क्या करा है बेटा 9 में कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सही बात है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। तो उसमें 4 तरह के हैं, RLBP है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, EBP है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इट इज़ द करेक्ट, है ना, करेक्ट है। अब कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, यस, गुड, सही बात है। अच्छा, मोलरिटी क्या होता है बेटा, देखिए ध्यान दीजिएगा, पाई इक्वल टू जो होता है CRT, यही C क्या होती है, मोलरिटी को रिप्रेजेंट करती है ना। तो कुल मिलाकर के पाई क्या हो जाएगा बेटा, मोलरिटी या कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सही कह रहा है ना। अब मोलरिटी किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा बेटा। तो इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन को रीजन क्या कर रहा है, डिफाइन भी कर रहा है। तो क्या हो जाएगा ऐसे सिचुएशन में, इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है ना, दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 करें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड यूजिंग बाय बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, ठीक है ना। जो मॉलिक्यूलर मास है, आपको बता दें कि जितने पॉलीमर यानी बायो मॉलिक्यूल्स वगैरह जो होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स के कभी भी आप मोलर मास इनसे पता नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बायो मॉलिक्यूल्स की एक विशेषता होती है बेटा कि हाई टेम्परेचर अगर है या हाई प्रेशर कर दिया जाए
तो टेम्परेचर और प्रेशर या मिनिमम भी कर दिया जाए टेम्परेचर तो टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। और आप जान रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इसको फ्रीजिंग तक ले जाना पड़ता है, लो टेम्परेचर रखेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हाई टेम्परेचर पर ले जाएंगे। तो हाई और लो दोनों टेम्परेचर पर बेटा बायोमॉलिक्यूल्स जो है उसका स्ट्रक्चर डीनेचर्ड हो जाता है, विकृतीकरण आ जाती है, ठीक है ना। तो हम इनसे पता नहीं कर सकते। तो असर्शन तो सही कह रहा है, असर्शन इज राइट, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, रीजन क्या करा है कि पॉलीमर सॉल्यूशन डू नॉट पोजेस अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। जो पॉलीमर्स होते हैं वो बेटा कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को नहीं रखते हैं। बेटा ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि रीजन तब डिफाइन करेक्ट होता जब हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है इसकी जगह पर हम जानते हैं किसका यूज़ करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करते हैं। बेटा किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा ये ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पर फाइंड आउट किया जाता है ना, अप्रॉक्स 25-30 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। इसमें मोलर मास भी हाई आता है और इसमें मोलरिटी यूज होती है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ द बेस्ट यूनिट है पॉलीमर वगैरह के लिए मोलर मास पता करने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें अगर देखेंगे तो एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। ओके, क्या करा है एसर्शन, इन रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर हाइयर देन ऑस्मोटिक प्रेशर हैज़ बी टू बी अप्लाइड। यानी रिवर्स ऑस्मोसिस, देखिए दो प्रोसेस होता है, एक ऑस्मोसिस होती है। ऑस्मोसिस में से क्या होता है, जब भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, उल्टा होता है बेटा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो आरओ जो होता है, जो आरओ होता है घर में, वो रिवर्स ऑस्मोसिस पर ही वर्क करता है बेटा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि इन रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर हैज़ टू बी अप्लाइड, हैज़ टू बी अप्लाइड। एसर्शन तो सही कह रहा है, लेकिन रीजन क्या कर रहा है बेटा, देखिए हायर प्रेशर पुशेस द सॉल्यूशन फ्रॉम वन साइड टू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू द अदर साइड। बेटा ये करेक्ट नहीं कह रहा है, बल्कि क्या होगा, हम लोग जब भी अप्लाई करते हैं हायर प्रेशर किधर अप्लाई करते हैं बेटा, सॉल्यूशन साइड में प्रेशर अप्लाई करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस में किधर अप्लाई किया जाता है, सॉल्यूशन, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन किसका होता है, सॉल्यूशन का होता है। और जब उधर आप हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वहाँ से सॉल्वेंट क्या करते हैं बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखें अगर आप, तो एसर्शन इज तो करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। इसमें क्या करा बेटा असर्शन में, व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। बेटा जब भी आप वाटर में NaCl को डिजॉल्व करेंगे या किसी नॉन वोलेटाइल को डिजॉल्व करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट बेटा कम होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज करता है, और बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज कर जाता है, ऐसा देखा जाता है। अच्छा देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करने का एक फ़ायदा भी है बेटा, जब भी आइस वगैरह जब जमने लगती है ना रोड पर, तो वहाँ पर NaCl के पाउडर को फ्लो कराते बेटा, उसमें स्प्रे करते हैं। तो जब स्प्रे करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाएगा। पता चला जो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज किया था वो -10 -15 तक पहुँच जाएगा। तो -10 15 पर पहुँचने पर अगर वहाँ का -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तब भी वो मेल्ट करके बह जाएगा, क्योंकि फ्रीज कितने पर करेगा, -15 -20 पर पहुँच जाएगा। तो एक फ़ायदा यही होता है बेटा, डिप्रेशन करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट में। बात समझ में आ रही है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्या कह रहा है, देखिए कि द लोअरिंग, मतलब ये तो सही कह रहा है, सेशन क्या है, सही है बेटा। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कॉजेज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा ध्यान दीजिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कह रहा है कि द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो निश्चित तौर पर जब भी आप किसी नॉन वोलेटाइल को डिजॉल्व करेंगे तो मैंने बताया था बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाती है, लेकिन वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और यही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेटा यहाँ पर असर्शन भी सही, रीजन भी सही,
और रीजन क्या करता है, असर्शन को डिफाइन भी कर रहा है। बेटा कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, बोलिए। ए इज़ करेक्ट, ए इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है, इफ़ रेड ब्लड सेल वर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड प्लेस्ड इन प्योर वाटर, प्रेशर इनसाइड द सेल इंक्रीजेस, है ना। यानी इसमें क्या कह रहा है बेटा कि अगर हम रेड ब्लड सेल्स जो होती है, RBCS जो होती है, इसको निकाल करके, है ना, बॉडी से निकाल करके इसको हम प्योर वाटर में रख दें, प्योर वाटर में, तो देखिए आपको बता दें कि जो हमारा रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स होता है उसमें 0.9% NaCl होता है W/W के फॉर्म में, ठीक है ना, सॉरी W/V के फॉर्म में होता है। तो कहने का सेंस हो जाता है बेटा कि यहाँ पर कंसंट्रेशन इसका हाई है और वाटर का कंसंट्रेशन लो है, तो क्या हो जाएगा, एंडोऑस्मोसिस होगा। और जब एंडोऑस्मोसिस होगा तो हमारी जो सेल है वो स्वेल कर जाएगी, क्या करेगी, स्वेल कर जाएगी, ठीक है ना। तो असर्शन क्या करा कि व्हेन द रिमूव्ड बॉडी एंड प्लेस्ड इन प्योर वाटर, प्रेशर इनसाइड द सेल्स इंक्रीजेज। सही बात, इनसाइड में तो अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा बेटा, तो असर्शन तो सही है, असर्शन सही है। अब रीजन की तरफ हम चलते हैं, क्या करा है, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट कंटेंट इन द सेल इंक्रीजेज। नहीं बेटा ये तो नहीं होगा, है ना, रीजन जो करा है वो गलत है, रॉन्ग है। तो जब असर्शन सही है, रीजन इनकरेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, सी इज करेक्ट, ठीक है ना। तो इसका सी सही होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। इसमें असर्शन करा है कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं KF से, KF से, किससे, क्रायोस्कोपिक। देखिए KF को क्रायोस्कोपिक कहते हैं और एक होता है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं बेटा, जानते हैं किसको, KB को, इसको कहते हैं KB को। ध्यान दीजिएगा इनके नाम है बेटा, एबुलियोस्कोपिक यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF को कहा जाता है, जिसको कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये कह रहा है कि सॉल्वेंट अगर अलग अलग लिए जाएंगे तो उसके लिए अलग अलग आएगा, तो असर्शन तो सही कह रहा है। बट रीजन की तरफ आप चलते हैं तो रीजन क्या कर रहा है कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। नो, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है, बल्कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो होता है ये डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए बेटा वेरीज करता है, अलग अलग आता है, ठीक है ना। तो बेटा रीजन तो इनकरेक्ट हो गया और असर्शन इज करेक्ट। तो जब असर्शन करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलो अब आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, असर्शन में कहा है द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। बेटा ये कह रहा है कि जब एक आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो आइडियल सॉल्यूशन होता है उसमें मिक्सिंग एंथैल्पी जो होगा डेल्टा मिक्स H की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज़ 0। तो ये तो करेक्ट है बेटा, क्योंकि आपको पता होगा कि डेल्टा मिक्सिंग V भी 0 होता है। यानी कहने का सेंस हो जाता है कि आइडियल सॉल्यूशन में हम जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्सअप करेंगे तो हीट में कोई चेंजिंग नहीं होती है, वो कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है ना। तो ये तो असर्शन सही है बेटा, असर्शन इज करेक्ट। बट रीजन के लिए क्या करा है, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द इंटरेक्शन between solute and solvent molecules is stronger than the interaction between solute and solvent molecules। नो बेटा, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन में होता है, ध्यान दीजिएगा। वो भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अगर स्ट्रॉन्गर फोर्स हो जा रहा है तो इसका मतलब कि वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को शो करता है, तो ये गलत कह रहा है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए है एंड बी के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा सॉल्यूशन में भी वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रह जाता है। तो बेटा असर्शन तो सही है बट रीजन इज रॉन्ग। तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे आप, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके लिए होमवर्क है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि A, B, C, D में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर भेजिए, ठीक है ना, इट इज़ योर होमवर्क। लेकिन एक रिक्वेस्ट फिर से मैं कहूँगा कि बेटा आपके लिए मेहनत किया जा रहा है और मेहनत का एक रिस्पांस मिलना चाहिए। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा है,
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बेटा है ही, ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, आपको बताया था। RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट EBP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट DFP एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या करा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यस करेक्ट। बेटा 17th का अगर देखा जाए तो assertion तो सही हो गया, बट रीजन की तरफ हम चलते हैं। तो रीजन क्या करा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। बेटा ये कह रहा है प्योर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पर नहीं डिपेंड करता, किस पर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है। बेटा ध्यान दीजिएगा, RLVP जो होता है दैट इज डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, ठीक है ना, राउल्स जी ने बताया था बेटा। तो कुल मिलाकर के यहाँ रीजन क्या होगा बेटा, इनकरेक्ट, बट असर्शन इज करेक्ट। तो जब भी असर्शन करेक्ट हो, रीजन इनकरेक्ट हो, तो वहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, C ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना, C। तो यहाँ पर C सही होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते, क्वेश्चन नंबर 18th। असर्शन क्या कर रहा है बेटा यहाँ पर 18, 1 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन गिव्स डबल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट देन 1 मोलर पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि 1 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड, बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो ये ब्रेक होगा किस में होगा बेटा, मैग्नीशियम आयन एंड 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन, बात समझ में आ रही है। और 1 मोलर पोटेशियम क्लोराइड, 1 मोलर पोटेशियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, KCl की बात करें बेटा, तो इसको जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन में ब्रेक होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि ये जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है मैग्नीशियम क्लोराइड का डबल होगा, लेकिन नहीं बेटा, यहाँ टोटल कितने मोल हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के, 3 मोल हैं, और KCl के कितने मोल है बेटा, 2 मोल हैं। ध्यान दीजिएगा, एक पोटेशियम क्लोराइड 2 मोल है, ठीक है ना। तो बेटा डबल कहाँ होगा, 3/2 करेंगे तो 1.5 हो जाएगा बेटा। असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग, ठीक है ना। और जब असर्शन ही गलत हो गया बेटा तो रीज़न तो ऑलरेडी आपको क्या करना है, डी वाले ऑप्शन में पहुंच जाना है, हमें दिमाग में लगाना है। फिर भी देख लेते हैं, मैग्नीशियम आयन कैरी डबल द चार्ज देन पोटेशियम आयन। फिर रीजन तो सही करा है, रीजन तो सही है, बट असर्शन गलत हो गया। तो जब भी असर्शन गलत हो जाएगा तो हमने क्या बताया था, डी ऑप्शन। बेटा जब भी असर्शन गलत है, रीजन भले सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं हम लोग। असर्शन क्या कर रहा है कि कुकिंग टाइम इज रिड्यूस्ड इन प्रेशर कुकर, ठीक है ना। कह रहा प्रेशर कुकर में जो पकाने का टाइम बेटा वो घट जाता है। तो आप देखे भी होंगे कि जब प्रेशर कुकर में हम इसको बंद कर देते हैं बेटा, प्रेशर कुकर क्लोज कर देते हैं, तो जो भोजन के पकने का टाइम है वो घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो असर्शन तो सही कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इनसाइड द प्रेशर कुकर इज रेस्ड। यानी कहने का सेंस हो गया बेटा कि अंदर प्रेशर कुकर में अंदर का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट को आप बताए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है यह वह टेम्परेचर होता है जब उसका वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो बेटा कुकर के अंदर प्रेशर क्या होता है, हाई होगा। कुकर के अंदर प्रेशर जो होगा वो हाई होगा, और जब प्रेशर इसका हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑलरेडी हाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन उसको डिफाइन भी कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन कर रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस इन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी KH के लिए कह रहा है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस एंड मोल फ्रैक्शन। तो देखिए रियलिटी क्या है बेटा, आपको पता होगा कि हेनरीज लॉ ने कहा था कि जो P होता है दैट इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन पर। तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, KH क्या होता है, ये प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का रेशियो शो करता है। तो असर्शन में कह रहा है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो K होता है प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का रेशियो है, इट इज़ द करेक्ट। असर्शन तो सही कर रहा है, ठीक है ना, असर्शन तो सही कर रहा है। लेकिन रीजन की अगर हम बात करें बेटा तो रीजन देखिए क्या कर रहा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर गैस इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द
टेम्परेचर, बेटा डज नॉट डिपेंड ऑफ द टेम्परेचर, ई गलत कह रहा है ना, जबकि टेम्परेचर पर KH की वैल्यू जो है हेनरीज लॉ जो है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड होगी, क्योंकि आपको पता है कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, है ना, सॉल्युबिलिटी क्या होती है गैस की उतनी ही कम होती है, यानी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जबकि कह रहा है नॉट डिपेंड्स अपॉन, तो इसका मतलब रीजन क्या है, इनकरेक्ट है। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइडिया स्टूडेंट्स, यहीं पर अब हम लोग फिनिश करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे न्यू लेसन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का MCQ क्वेश्चन लेकर के। इसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज करिए और जो क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ उसको आप सही सॉल्यूशन सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स पर उसका आंसर बताइएगा। 2 क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है ना, फिर मैं उसका सही जवाब दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।